हेलो गाइस, मैं आपके साथ धर्मेंद्र डीएस इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सब देखेंगे टेंस के सेकंड प्रकार के बारे में, जिसको कहते हैं पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो पहला पार्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, और आपका एक लास्ट पार्ट होता है जिसको कहते हैं फोर्थ पार्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइस, आज के वीडियो में हम सब देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जितने भी सेंटेंस होते हैं और उनमें जितनी भी बेसिक पॉइंट होती हैं और रूल होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह से इन सभी को इजी से इजी लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे बाकी बच्चे स्टूडेंट को इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके और वो भी अच्छी तरह से इंग्लिश, और वो भी सभी इजी से इजी लैंग्वेज में इंग्लिश को आसान तरीके से समझ लें, जिससे उनको कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पास्ट टेंस लिख लेते हैं और पास्ट टेंस के फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो भी बेसिक पॉइंट्स, रूल्स और सेंटेंस में जो भी पॉइंट्स आते हैं और जो भी रूल होते हैं, उन सभी को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं पास्ट टेंस और पास्ट टेंस का पहला पार्ट। और पहला पार्ट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम क्या करेंगे, इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं और डिफिनेशन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब देखिए, हम डिफिनेशन लिख लें और इस डिफिनेशन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे, ता, था, ती, थी और ते थे आदि शब्द आते हैं, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, बस इसी चीज को आपको ध्यान देना है कि कोई भी वाक्य मिलेगा, यदि उसके अंत में आ, ई, ए, था, ती, थे, ता, था, ती, थी और ते थे आदि शब्द आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यदि आपको कोई भी हिंदी वाक्य मिलता है, यदि ये सभी वाक्य के अंत में मिलते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं, जब भी हम कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें जो रूल्स और पॉइंट होती है, तो उसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एक लिखकर उन सभी को अच्छी तरह से समझेंगे। तो इसके बाद हम लिखेंगे रूल ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं रूल ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस टू द मेन पॉइंट। और इसमें जो भी मेन पॉइंट होती है, यदि आपको वो चारों पॉइंट, अभी जितने भी पॉइंट लिखवाएंगे, चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, जो भी पॉइंट होगी, यदि आपको लर्न रहेगा, तो आपको कोई भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी सेंटेंस मिलेगा तो आप उसको अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें कौन कौन सी पॉइंट आती है जो आपको हमेशा याद रखना है। तो पहली पॉइंट आपको क्या याद रखना है, पहचान। अब पहचान में आपको क्या याद रखना है, आ, ई, ए, था, थी, थे,
था, ती थी और ते थे। और दूसरी पॉइंट आपको याद रखना है वर्ब। अब देखिए वर्ब में कौन सी फॉर्म लगेगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा याद रखना होगा, जब आपको पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा तो वहां पर आपकी वर्ब सेकंड फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद एक पॉइंट और आती है हेल्पिंग वर्ब। अब इस हेल्पिंग वर्ब को आप कहाँ यूज करोगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं यूज होता है हेल्पिंग वर्ब। कहाँ पर यूज होता है, जब आपको निगेटिव सेंटेंस मिलेगा तो वहां पर आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, डिड नॉट। क्लियर है। तो आप हमेशा याद रखिएगा इन सभी पॉइंट को। और आप कहाँ इसको यूज करेंगे, जब आपको निगेटिव सेंटेंस मिलेगा तब वहां पर आप डिड नॉट का यूज करेंगे, और अफर्मेटिव सेंटेंस में आप डिड का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। और इन्हीं तीनों पॉइंट को आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। जब भी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी वाक्य मिलेगा तो आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तो आप उसको अच्छी तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे अब इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किन किन वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है और उनमें कौन कौन सी पॉइंट होती है। तो उनको हम क्या करते हैं, एक एक करके स्टेप वाइज उनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं और उसमें रूल क्या होता है और उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाक्य आपका कौन सा बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, WS टाइप और क्वेश्चन वर्ड, इन सभी के बारे में अगर आपको नहीं पता है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दिया हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला वाक्य जब हमको मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस, उसको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इसमें कौन सी पॉइंट आती है और उस पॉइंट को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। और उसी पॉइंट की हेल्प से आपको रूल बताएंगे, कैसे रूल निकाला जाता है और कैसे याद किया जाता है। और इन्हीं रूल को हम नेक्स्ट वीडियो में यूज करके कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम ट्रांसलेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहली पॉइंट लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें पॉइंट लिख लिए और इसी पॉइंट को हम समझ लेते हैं। जब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा तो आप वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अभी मैं आपको पीछे बताया हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो आपको कब प्रयोग करना है, जब आपको निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और WS टाइप और यस या नो टाइप, इसमें अगर आपको कोई भी सेंटेंस मिलता है तो आप वहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। और हमेशा आप याद रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के केस में अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मिलता है तो वहां पर आप हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। और इस पॉइंट में वही बताया गया है और इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में AS लिख लिए हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये देखिए इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, जब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा तो वहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ना करके वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बस आपको इसी चीज को याद रखना है। अगर आपको ये चीज नहीं पता रहेगा तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे, जिससे आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और अब देखिए जब हम कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में एक रूल होता है और उस रूल को लिख लेते हैं। और इसी रूल को आपको हमेशा याद रखना है पास्ट इंडेफिनिट के केस में, और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यही आपका देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हो गया है।
जब आपको कोई भी सेंटेंस मिलेगा पास्ट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस, तो आप इसी रूल को यूज करके उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे। यदि आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इन सभी के बारे में नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि वर्ब क्या होता है, तो मैं पहले से इन सभी पे वीडियो बना दिया हूं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दे दिया हूं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर आप पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिससे आपको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब है। तो यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें देखिए कौन सा आपका पॉइंट और रूल क्या होता है, उसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में यस कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब आपको निगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट के केस में मिलेगा तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे और आपको इसमें क्या क्या याद रखना है जिसे आप भूले नहीं और आपको निगेटिव सेंटेंस मिले और उसको आप अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर लें। तो यहाँ पर देखिए आपको पहले क्या याद रखना है, अब हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और हेल्पिंग वर्ब में आपको डिड नॉट का यूज करना है। अब आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और उसी में वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद आपको दूसरी पॉइंट याद रखना है वर्ब। और देखिए वर्ब को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखे हैं, वी, और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर निगेटिव केस में आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद आपकी तीसरी पॉइंट है, हमको यूज करना है डिड। बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होता है, वो लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा कि प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो वहां पर हम डिड का यूज करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, यदि आपको सिंगुलर मिले या प्लूरल सब्जेक्ट मिले, इन दोनों के साथ हमेशा हम क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। हमेशा क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और पॉइंट में हम यही चीज लिखे हैं। इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आती है, एक लास्ट पॉइंट है जिसको हम इसी पॉइंट के हेल्प से निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट में क्या लिखा गया है, अभी मैं आपको बताया हूं, निगेटिव सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में यस कहते हैं। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में आप क्या यूज करोगे, डिड नॉट, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट का कहने का मतलब है, जब भी आपको कोई सेंटेंस मिलेगा, जब आपको पास्ट इंडिफिनिट में निगेटिव सेंटेंस मिलेगा तो आप इसी पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा और इसी पॉइंट के हेल्प से आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए इसमें एक रूल आता है और उस रूल को आपको हमेशा याद रखना है पास्ट इंडिफिनिट के केस में, और निगेटिव सेंटेंस जब रहेगा तो वहां पर हम यूज करेंगे। तो रूल क्या होता है, उस रूल को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया रूल। और इसी रूल को आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है। आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है। जब आपको निगेटिव सेंटेंस मिलेगा पास्ट इंडिफिनिट के केस में तो आप इसी रूल का यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं और उसमें जो भी पॉइंट आती है उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आपका तीसरा सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। अब इसमें देखिए कौन सी पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहली पॉइंट है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या किए हैं, IS लिखे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको सब्जेक्ट के पहले क्या करना है, सहायक क्रिया करना है। आपको क्या करना है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट के पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। और हेल्पिंग वर्ब में यूज आपको क्या करेंगे, डिड का यूज करेंगे, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट का कहने का मतलब है, जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वो भी हेल्पिंग वर्ब कौन सी, डिड का यूज करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए कौन सा रूल होता है, अब उस रूल को लिख लेते हैं और उसी रूल के हेल्प से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वो भी किस केस में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो देखिए रूल क्या होता है, डिड
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका हो गया किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल। अब आप क्या करेंगे, इसी रूल को हमेशा याद रखेंगे, वो भी किस केस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका एक सेंटेंस बचता है, इसके बाद आपका एक लास्ट सेंटेंस बचता है। उस सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब आपस में मिला दिया जाता है तो एक नया सेंटेंस फॉर्म कर लेता है। उस सेंटेंस को कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। और आप सब इस सेंटेंस को अच्छी तरह से जानते होंगे। अब देखिए इसमें कौन सी पॉइंट होती है और इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं और आपको अच्छी तरह से बता देते हैं कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को अगर आपको पास्ट इंडिफिनिट के केस में मिलता है तो उसको आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और उसमें जो भी पॉइंट होगी उसको हम अच्छी तरह से समझ लेंगे और जो भी रूल होगा उसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे, जिससे हमको पास्ट इंडिफिनिट टेंस के केस में कोई भी सेंटेंस हमको ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब इसको हमको क्या करना है, इसमें जो भी पॉइंट है उसको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो अब देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में आई प्लस ENS लिख लिए हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं और इसमें देख लेते हैं कौन सी पॉइंट है, इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे, डिड, कॉमा सब्जेक्ट के बाद नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा। इस पॉइंट में यही कहा जा रहा है, जब आपको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस मिलेगा तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे इसमें रूल क्या होता है। देखिए रूल क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस रूल को समझ लेते हैं। अब देखिए यदि आपको इस रूल में नॉट नहीं यूज होगा तो आपका रूल गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं आपको ऊपर बताया हूं हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अगर आप नॉट का यूज नहीं करोगे तो आपका रूल जो है गलत हो जाएगा। और किस केस में हो जाएगा, केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अभी मैं आपको पहले बताया हूं। तो यहाँ पर देखिए जो पॉइंट लिखा है उस पॉइंट को इस रूल से समझ लीजिए। कह रहा है सब्जेक्ट के पहले आपका हो गया डिड और सब्जेक्ट के बाद नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो गाइज आज की वीडियो में हम सब क्या देखे हैं, जो भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जो चारों सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और उनमें जो भी कोई पॉइंट और रूल होता है उन सभी को हम क्या किए हैं, अच्छी तरह से लिखकर और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझ लिए हैं और आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे बाकी बचे स्टूडेंट को इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से उन सभी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। और मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।